नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड के महासंग्राम में एक बार फिर से मोदी हुंकार भरने झारखंड आ रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। आज पीएम बोकारो और गुमला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जबकि शाम को रांची के रातू रोड में भव्य रोड शो करेंगे। ओटीसी ग्राउंड से रातू रोड चौराहा तक ये रोड शो जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पार्टी और प्रशासन के स्तर से युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी 13 नवंबर को यानी वोटिंग के दिन भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 13 नवंबर को देवघर और गोड्डा में जनसभा होगी। इसके पहले विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी 4 नवंबर को आए थे। और रांची से बड़ी खबर है, जहां पीएम के दौरे को लेकर के ट्रैफिक सिस्टम बदला है। दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक गाड़ियों की एंट्री पर बैन रहेगी। शाम 4:30 बजे से हिनू चौक टिस्का मोड़ तक आप नहीं जाएं। रिंग रोड से होकर गाड़ी ले जाने की अपील की गई है। घाघरा होते हुए बस्ती के रास्ते एयरपोर्ट आप जा सकते हैं। कुछ रोड को बंद डायवर्ट किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस बयान को दोहराया कि वो अब बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने 2 बार आरजेडी के साथ जाना अपनी गलती बताई और कहा कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। सीएम ने आरजेडी के नेताओं पर भी निशाना साधा। इसके बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, नीतीश कुमार ये बार बार कई मंचों से अब तक दोहरा चुके हैं कि आरजेडी में जाना उनकी गलती थी, लेकिन अब वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो किसी भी मंच से वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के साथ हम जब तक रहें अच्छे से काम करते रहेंगे और बीजेपी के साथ ही रहकर आगे भी हम काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कई मंचों से वो करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी गलती भी वो स्वीकार करते हैं आरजेडी के साथ जाने को लेकर। क्या फिर बिहार है, आपने बीमार बिहार को खड़ा किया। आरा के तरारी उपचुनाव में प्रचार के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अटूट गठबंधन को फिर से दोहराया। जब मंच से सीएम ने ये कहा कि वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये सुनते ही जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सीएम के इस वादे का स्वागत किया। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप कोई गड़बड़ नहीं, आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गलती हुई 2 बार, आप समझ लीजिए उस तरह के लोगों के साथ गए जब हम देखे 1.5 महीना में कि बहुत फालतू काम करता, अलग हुए। आप फिर गए थे, फिर अलग। हम कभी नहीं होंगे, हमारे पत्रकार यहीं पर है, याद रखिएगा पक्का पक्का, हम कभी साथ नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद। सीएम नीतीश बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेडीयू का नैसर्गिक गठबंधन है, जबकि आरजेडी के साथ अनुभव ठीक नहीं रहा। 2 बार आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने गलती की। नीतीश के आरोप पर आरजेडी सांसद मीसा भारती बौखला उठी। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में अविश्वास को लेकर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि एक ही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है। अगर ये गलती है तो मैं तो चाहूंगी कि ऐसी गलती हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो मंत्री बनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐसी गलती बार बार वो लोग करें, ताकि बिहार के लोगों का भला हो, बिहार के बेरोजगारों का भला हो। ये गलती जो 20 साल से है वो क्यों नहीं सरकार में कर रहे हैं लोग? इससे किसका भला हो रहा है और ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब इसका मतलब है कि कुछ अंदर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बार बार बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सीएम। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अब गठबंधन के अंदर और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरीके का कंफ्यूजन रहे, क्योंकि 2020 में इसी कंफ्यूजन का नुकसान एनडीए को और सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ा था। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी के लोग सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर लाठी से पीटेंगे। इस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि हमारे समर्थक भी लाठी का जवाब देंगे तो उंगली काट लेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ना कटेंगे ना बटेंगे की राजनीति अब एक कदम आगे निकल चुकी है। बिहार में हिंसात्मक बयानबाजी सियासी जोर पकड़ चुकी है। नेता एक दूसरे को काटने, पीटने और थूरने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले बवाली बयान का बिगुल आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने फूंका और कहा 2020 वाली गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार बूथ पर लाठी से पीटेंगे। इस वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। सुधाकर सिंह के बयान पर बीजेपी बौखला उठी। बिहार सरकार में शब्द संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने पिटाई के जवाब में उंगली काटने की चुनौती दे डाली, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने देसी अंदाज में थूरने की बात कह डाली। चुनौती है उसको, किसी रामगढ़ के जनता पे या किसी कार्यकर्ता पे अंगुली उठाएगा तो अंगुली भी हम लोग काट लेंगे। इस बार वो जंगल राज वाला गुंडई और लाठी डंडे वाला सरकार चलने वाली नहीं है। इसको जनता थूरने का काम करेगी। आगे पहले भी थूरा है, आगे भी थूरा है। गुंडागर्दी और जंगल राज के वार पलटवार पर बिहार में सियासत भी गर्मा उठी। मारपीट करने पर बीजेपी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह रही है, तो आरजेडी गुंडों के सहारे लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। अब भाजपा और नीतीश की सरकार है, कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ जनता इनके खिलाफ वोट की चोट जबरदस्त देने वाली है और यही कारण है कि इस बौखलाहट में मारपीट और गुंडागर्दी जैसे शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग गुंडों का सहारा लेकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है। खुलेआम एक दूसरे को धमकी देकर किसे सियासी फायदा पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। पर बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार की जनता हिंसात्मक बयानबाजी की सियासत को पसंद करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना संवाददाता अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, सुधाकर सिंह ने आरजेडी के लाठीमार शैली का हवाला दिया है। जेडीयू ने खुली चुनौती देता है। 1990 से 2005 के दिन अब लौटने वाले नहीं हैं। बिहार में राजद के दिन अच्छे नहीं होने वाले हैं। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उन्होंने एक बार फिर राजद की लाठीमार शैली का हवाला दिया है और जदयू उन्हें खुली चुनौती देता है। लाठी के बल पर अब जनादेश हासिल करना बेहद मुश्किल है। अब वो दिन जो 90 से 2005 के थे वो लौटने वाले नहीं हैं। और पटना से बड़ी खबर, जहां टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी यह खबर है। 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पहला रिजल्ट जारी हो जाएगा। सबसे पहले 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। 16 नवंबर से 20 नवंबर के बीच 6 to 8 का रिजल्ट सामने आ जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अब तक आयोग का रोस्टर नहीं मिला है। 12 नवंबर तक जीएडी से रोस्टर मिलने की उम्मीद है। रोस्टर मिलने पर 25 नवंबर तक माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। 30 नवंबर तक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग पोस्टिंग करेगा। शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पोस्टिंग करेगा। आयोग रिजल्ट जारी कर शिक्षा विभाग को रिजल्ट शीट भेज देगा। रशनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रशनीश, क्या अपडेट है रिजल्ट को लेकर? देखिए, रिजल्ट तैयार हो चुका है। अगर बात करेंगे पीआरटी का यानी 1 to 5 प्राइमरी का,
तो प्राइमरी का सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा और 14 और 15 नवंबर को पूरी संभावना है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीपीएससी में युद्धस्तर से तैयारी चल रही है क्योंकि रोस्टर ही लेट से आया है और जो कैलेंडर था खासकर बीपीएससी ने तैयारी की थी कि हम हर हाल में अक्टूबर में रिजल्ट दें, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। तो नवंबर जो है पूरी तरह से रिजल्ट का महीना होगा। सबसे पहले 1 to 5 का 14 और 15 नवंबर को आएगा। उसके बाद 16 से 20 नवंबर के बीच में 6 to 8 का आएगा। लेकिन माध्यमिक यानी 9, 10th और 11th, 12th जो उच्च माध्यमिक है उसका रोस्टर अब तक जीएडी से आयोग को मिला नहीं है, इसलिए उस रिजल्ट को लेकर आयोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि ये भी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन में दोनों रोस्टर भी आ जाएगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी इस महीने के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो जाएगा और लाखों अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहे हैं इस महीने में अपने अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। राहुल जी, चलिए शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, जहां पथ निर्माण विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। सगे संबंधी को ठेकेदारी देने वाले इंजीनियरों पर अब गाज गिरेगी। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने और इंजीनियरों पर सख्ती बरतने को लेकर यह फैसला किया गया है। इंजीनियरों को 2 शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र में सगे संबंधी को ठेकेदारी नहीं करने का विवरण होगा। 10 दिनों के अंदर विभाग को विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभाग शपथ पत्रों की जांच कराएगा। तो इंजीनियरों को 2 शपथ पत्र देने होंगे। लखीसराय के हसनपुर गांव स्थित मां मनोकामना मंदिर परिसर में आयोजित 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किया गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर डीएम और कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। राकेश सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने पार्टी की साख नहीं बचा पा रहे हैं और आरजेडी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तेजस्वी अपनी पार्टी की साख नहीं बचा पा रहे हैं और पार्टी परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। एक लोकतंत्र में परिवार की पार्टी की सीमाएं हैं, वे उस सीमाएं में ही रहें। भारतीय जनता पार्टी से टकराने की क्षमता न उनमें संगठन के स्तर पर है, न नेतृत्व के स्तर पर है, न ही विचारधारा के स्तर पर है। दरभंगा में एम्स शिलान्यास के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में एनडीए के नेता जुटे हुए हैं। इसी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी रहे। निरीक्षण के बाद संजय झा ने एम्स निर्माण शुरू होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान रहता है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे कहा कि एनडीए की मीटिंग में तय हो चुका है। विकास के रास्ते बिहार में 210 सीट पर जीत तय होने का उन्होंने दावा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी एम्स का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, शिलान्यास करने आ रहे हैं। अब पूरा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास जी का, हम पार्टी और जो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सारे लोग अभी आप देख रहे हैं इकट्ठा हो करके ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो हम लोग पॉजिटिव वोट पर अपने काम पर, इसमें तो कोई गलत नहीं है, अपना काम करके लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। हमारे काम से हमको जज कीजिए। तो एनडीए अपने काम पर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगा। और हम लोगों ने जब एनडीए की मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, तो टारगेट भी तय हो गया ना कि 2010 में जो 206 सीट आया था उससे ज़्यादा सीट ले करके एनडीए 2025 में आएगी। आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड बताकर, जनता का उफान है। पहली बार तो जनता डबल इंजन का मजा ले रहा है। देखिए 13 नवंबर मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी यहां पर एम्स का शिलान्यास करेंगे और संपूर्ण उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र के 8.5 करोड़ आबादी के लिए एम्स बनेगा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मिथिला के लोगों को यहाँ इलाज होगा। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का भूमि पूजन करेंगे। इस पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशाना साधा है। सिद्दीकी ने कहा कि पहले ये लोग कह रहे थे कि जमीन ठीक नहीं है, पीएम मोदी शिलान्यास करने उपचुनाव के बाद भी आ सकते थे, लेकिन इन लोगों में नैतिकता नहीं बची है। उन्होंने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया
और पूरे जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले तो कह रहे थे कि वो जगह उचित जगह नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, इतने दिन से सोए हुए थे। या मान लीजिए कि उपचुनाव के बाद भी आ सकते थे, मगर अब जो लोग नैतिकता ही छोड़ दे। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार में जिला खनन पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट का अधिकार मिला है। अब बालूघाट समेत किसी भी जगह पर छापेमारी करवाने का अधिकार मिला है। अवैध बालू खनन पर रोक की कड़ी में यह बड़ी पहल है। खनन विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट का अब अधिकार मिला है और बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम। बालूघाटों पर छापेमारी ये करा सकेंगे, खनन विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। झारखंड के सियासी दंगल में पलामू के छतरपुर और हजारीबाग में 2 सभाओं को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमशेदपुर में रोड शो किया। इस मौके पर हेमंत सोरेन की विजय रथ पर जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू और जमशेदपुर पश्चिमी से जेडीयू उम्मीदवार सरू राय भी हेमंत शाह की विजय रथ पर साथ थे। रोड शो के दौरान न्यूज 18 से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि पूरे झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार में। अमित भाई, आप यहाँ पर कोल्हान रीजन में प्रचार कर रहे हैं। 14-0 पिछली बार स्कोर था, इस बार आपको यहाँ पर कितनी उम्मीद है जमशेदपुर कोल्हान रीजन में? देखिए, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में माहौल है। हम पूर्ण बहुमत के साथ कोल्हान, रांची, सब जगह पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत प्राप्त। राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया जाता है अमित भाई कि आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं और आदिवासियों का मुद्दा डाइल्यूट कर दिया है। चलिए आप देखिए, अभी परिणाम आएंगे, मालूम पड़ जाएगा कि बांटने की राजनीति कौन करता है। एक अंतिम सवाल कि अगर आपकी सरकार आई, पहला काम क्या करेंगे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करेंगे अगर सरकार आई? हम पहली प्रायोरिटी घुसपैठियों को रोकने के लिए काम करेंगे और इसके साथ साथ दान से जो जमीन घुसपैठियों ने हड़प करी है, वो जमीन वापिस आदिवासी बच्चियों को, माताओं को दिलाने का। एक अंतिम सवाल, सबसे बड़ी चुनौती इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए क्या है अमित भाई? देखिए, झारखंड की जनता मन बना चुकी है। मैं मानता हूं हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आप्त सचिव के यहां आयकर विभाग की छापेमारी पर सीएम ने जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव के बीच संवैधानिक संस्था किस तरीके से काम कर रही है, ये सभी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बीच चुनाव में इस तरह की कार्रवाई पहले कभी हुई थी क्या? चुनाव में जनता के मूड के सवाल पर सीएम ने कहा कि यहाँ न बटेंगे न कटेंगे, लेकिन राजनीति में वे लोग जरूर कूटे जाएंगे। आप सभी मित्रों के माध्यम से ही पता चला कि आईटी का रेड हुआ है। कहाँ हुआ, कहाँ क्या क्या चल रहा पता नहीं, भी पूरा मैंने जानकारी नहीं ली है, लेकिन मुझे पता चला है कि हमारे कुछ इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास भी छापेमारी चल रही है। तो इस विषय पर मुझे लगता है बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार कही जा चुकी है कि आज संवैधानिक संस्थानों की क्या हालत है, किस पैरामीटर पे काम करती है और किन किन लोगों पर काम कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है और चर्चाएं भी हो रही है। ना यहाँ बटे हैं ना बटेंगे, लेकिन ये राजनीतिक में चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये लोग, चिंता मत कीजिए। सरायकेला खरसावा में अंजानिया इस्पात प्लांट में इनकम टैक्स का सर्वे चला। ये फैक्ट्री सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव के करीबी की बताई जाती है। इसके अलावा जेएमएम नेता गणेश चौधरी के घर और ऑफिस में भी छापा पड़ा। जेएमएम नेता कुणाल शाडंगी ने इन दोनों कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। यही बात
है जिस तरह से केंद्र की एजेंसियों को चुनावी परिणाम को प्रभावित करने के लिए और चुनाव के समय में जो चुनावी प्रचार का प्रक्रिया चल रहा है उसको बाधित करने के लिए सुनियोजित तरीके से आप जानते हैं किसके इशारे पर ये सारी चीजें हो रही है, तो इसका झारखंड की जनता इस बात को समझ रही है। पलामू के विश्रामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया और रामचंद्र चंद्रवंशी के लिए वोट मांगा। इस मौके पर जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगाए। जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में अभी भ्रष्ट और चोरों का साथ देने वाली सरकार चल रही है। जेपी नड्डा ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी जोरदार हमला किया। सोरेन की सरकार ये घोटालेबाजों की सरकार नहीं। इन्होंने आपके साथ छल की, इन्होंने आपके साथ धोखा किया। दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। ये चोरों का साथ देने वाली सरकार है। आप बताइए, इनकी ऑफिसर जेल में है कि नहीं है? यूपीए के सरकार या इंडिया अलायंस के सरकार के नेता या तो जेल में है या बेल पर है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।